हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं हूं आपका दोस्त विवेक मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस लेक्चर सीरीज में हम कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीक बात करी थी कि हम इस अभी जो शुरू का हमारा ये जो टाइम चल रहा है, इसमें हम हफ्ते में 2 दिन ये क्लासेस रख रहे हैं फॉर दी स्टूडेंट्स हु आर वेरी बिगनर्स। उनको समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए धीरे धीरे हम ये क्लासेस बढ़ाएंगे। अगर आपकी डिमांड आएगी तो इसे हम होल वीक करेंगे, मैंने पहले भी बताया था। तो लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया था कि हर हफ्ते आपको इसका शेड्यूल मिल जाएगा, तो मैंने कल रात में हमारे टेलीग्राम चैनल में भी इसका शेड्यूल भेज दिया था, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इस हफ्ते का जो शेड्यूल है यहाँ पे ये है, आज यानी 25 तारीख 12 बजे, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। द टॉपिक वी विल डिस्कस हेयर द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, कि कैसे अंग्रेज यानी यूरोपियंस हमारे कंट्री में आए, उनका कैसे धीरे धीरे डोमिनेशन बढ़ा हमारी कंट्री में, और फिर कैसे वो एक पावर बन के हमारे यहाँ हमारी कंट्री को डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक समझेंगे, इंडियन हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स कैसी थी उस समय। तो ये एक लिंकेज है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इंडियन पॉलिटी को मिक्सअप करके, लिंक करके। तो हमारा आज का सेशन जो है हिस्टोरिकल अंडर पीनिंग्स पे बेस्ड होगा, और कल का भी पार्ट हिस्टोरिकल अंडर पीनिंग पे होगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा लंबा पार्ट है, थोड़ा लंबा डिस्कशन चाहिए, तो हम डिटेल बात करेंगे इसके लिए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि क्यों ये लंबा पार्ट है और क्यों हम ऐसे आराम से इसमें डीप कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। बिकॉज अगर आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर है इसके बारे में, तो एक आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है टुवर्ड्स द इंडियन पॉलिटी, एंड आपको ये भी मिलता है कि हिस्ट्री प्लस इंडियन पॉलिटी का लिंकेज क्या है। तो ये सब लिंक करना हम यहाँ पर बात करेंगे, हाउ टू कनेक्ट द लिंक, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर ये वीडियो देखिएगा। नाउ सो बिफोर गोइंग टू लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ये जानते होंगे कि एक अनअकैडमी सबमिट होने वाला है यहाँ पे 26 जून, 27 जून और 28 जून को, जिसमें ये 3 डेज जो हैं आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं, जिसमें 56 टॉक्स होंगे और पैनल डिस्कशन होगा, 56 आइकॉनिक स्पीकर्स आएंगे और 29 वर्कशॉप्स होंगी। तो इसको देना मत भूलिएगा। इसमें कौन कौन आएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, ओके, थोड़ा सा, ओह या, तो यहाँ पे डॉक्टर शशि थरूर, डॉक्टर किरण बेदी, कपिल देव, और अवर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी, जयराम रमेश, इकोनॉमिस्ट एंड ऑल्सो अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव। सो ये सब यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं ये समिट को। ऑल्सो डॉक्टर डीपी अग्रवाल सर आने वाले हैं, एक्स यूपीएससी चेयरमैन है। सो ऑल्सो कई ऐसे आइकॉनिक स्पीकर्स यहाँ पर पार्ट लेने वाले हैं, तो इसे देखना मत भूलिएगा। रजिस्टर कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्री है सभी के लिए। ठीक है, तो 26, यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूं, 26, 27 एंड 28 अनअकैडमी समिट 2020। तो इसे जरूर देखना है। इट विल चेंज, इट विल डायरेक्ट यू दैट हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, नाउ सो हम एक नजर में समझते हैं कि हमने लास्ट क्लास में अभी तक किया क्या। ठीक है ना, तो हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ठीक है, हमने समझा स्टेट क्या है, हमने समझा गवर्नमेंट क्या है, हमने समझा एग्जीक्यूटिव के कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं ऑफ कोर्स, पॉलिटिकल एंड परमानेंट, मैंने बताया था, सिविल सर्वेंट है ना, ब्यूरोक्रेट्स, और पॉलिटिकल एमपी एमएलए, ये सब। ठीक है, फिर हमने, एक सेकंड मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ, हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फंक्शंस क्या हैं, रूल ऑफ लॉ क्या है ना, तो रूल ऑफ लॉ है ना, हमने लोकसभा समझा, लोकसभा क्या है, राज्यसभा समझा। तो इस तरीके के कीवर्ड्स हमने समझे अभी तक। तो ये तो पिछली क्लासेस जो भी थी, एक हम कह सकते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट इंडियन पॉलिटी। और हमने सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया था फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म, फेडरल स्ट्रक्चर है ना, इन सब के बारे में हम डिटेल बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जा करके
स्टडी आईएस पे इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इंडियन पॉलिटी बाय विवेक मिश्रा। तो वहां पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो आपकी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नाउ आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के बारे में। देखो, आप सभी ने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में कैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ, यूरोपियंस कैसे आए हमारे भारत में, क्या सीक्वेंस रहा, कौन पहले आया, कैसे कैसे डोमिनेशन हुआ। तो मैं एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेकर के मेनली हम फोकस करेंगे पोर्तुगीज पे एंड इंग्लिश पे, बिकॉज और फ्रेंच पे, बिकॉज दीज आर द पावर जिन्होंने जिनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री में और इंडियन पॉलिटी में। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पोर्तुगीज पे। तो सबसे पहले आप देखो कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हुआ कैसे, सबसे पहले आया कौन, कैसे ये स्टार्ट हुआ, बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, देखो, अगर मैं 1 मिनट के लिए अगर बताऊं कि क्या सीक्वेंस था, क्या हायरार्की थी, तो आप समझ सकते हो। टाइम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारे कंट्री में आया कौन, पोर्तुगीज। पहला यूरोपियन कंट्री जो था जिनके लोग हमारे कंट्री में आते हैं वो थे पहले पोर्तुगीज। ठीक है, यूरोप की कंट्री आप सभी जानते हैं। फिर इंग्लिश, ऑफ कोर्स ब्रिटेन। फिर डच, डच यानी नेदरलैंड्स। डेनिस, उसके बाद डेनिस आते हैं, डेनिस यानी डेनमार्क। एंड देन लास्ट फ्रेंच। तो ये हमारा सीक्वेंस था जिस प्रकार से यूरोपियन पावर्स हमारे कंट्री में आती हैं टू ट्रेड, ट्रेड करने आती हैं, बट धीरे से इनका डोमिनेशन होता है स्पेशली ब्रिटेन का। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले पार्ट आता है कि ये चालू कैसे हुआ, थॉट प्रोसेस कैसे आई, इसके बारे में समझते हैं। देखो, रोमन एम्पायर आप सभी जानते हैं, जब रोमन एम्पायर का पतन हुआ ना, जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ 17th सेंचुरी में, तब वहां पे अरब्स जो थे वो अपना डोमिनेशन दिखाने लगे। उन्होंने इजिप्ट पे और पर्सिया पे अपना डोमिनेशन दिखाया। इजिप्ट और पर्सिया, पर्सिया यानी ईरान, जो आज का ईरान है, आप समझ सकते हैं। तो ईरान और इजिप्ट, यहाँ पे अरब्स का डोमिनेशन स्टार्ट हो गया, इनका डोमिनेशन बढ़ गया था। ठीक है, इनका राज चलने लगा। अब जो डायरेक्ट कांटेक्ट था बिटवीन, देखो इन्होंने क्या किया, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही रूट था। जैसे आपने सुना होगा एक सिल्क रूट था चाइना तक पहुंचने के लिए, बिकॉज फार ईस्ट है चाइना। ठीक है ना, फार ईस्ट उसे बोलते थे चाइना को। तो एक सिल्क रूट था, एक लैंड रूट था, इनके थ्रू होके जाना पड़ता था। तो डायरेक्ट कांटेक्ट जो था, तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया, उसे ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये चाहते थे कि इंडिया, बिकॉज आप सभी जानते हैं इंडिया वॉज अ वेरी रिच कंट्री एट दैट टाइम, समझ रहे हो, सोने की चिड़िया। तो दे आर ऑल जस्ट वांटेड दैट द मोनोपोली ऑफ द ट्रेड। ये चाहते थे कि इंडिया से सिर्फ हमारा ट्रेड हो, मतलब समझ रहे हो। तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया यूरोपियंस को इधर आने के लिए। तो लैंड लॉर्ड, जो ये लैंड रूट था ना, इन्होंने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक द लैंड रूट। ठीक है, अब जब लैंड रूट को ही ब्लॉक कर दिया इन्होंने, अब जब लैंड रूट ब्लॉक हो गया तो यहां पे डिमांड उठी कि क्या करें। तो डायरेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट जो था यूरोपियंस का इंडिया के साथ, अभी तक तो इधर से आ जा रहे थे, अब बंद हो गया। अब एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंडियन कमोडिटीज जो थी वो अफेक्ट हो रही थी। जैसे इनको चाहिए था क्या, देखो ये हमारे यहाँ से स्पाइसेस, आपने सुना होगा कि मसाले क्यों लेके जाते थे यार, मसाले में ऐसा क्या था। देखो, जो ये यूरोपियंस है ना, इनका खाना बहुत फीका था, सच बताएं। मतलब ये मसाले जानते तक नहीं थे कि होता क्या है, मतलब कुछ भी मिल रहा है खा रहे हैं, मतलब इस टाइप से इनका चल रहा था। तो जब इन्होंने किसी तरह समहाउ, जब इनको पता चला स्पाइसेस के बारे में, स्पाइसेस इन्होंने खाना स्टार्ट किया, तो इनकी डिमांड बढ़ गई। स्पाइसेस, सिल्क और कई सारे प्रीसियस स्टोन्स की भी ये ट्रेडिंग करते थे, है ना। तो इस तरीके के ये जो प्रोडक्ट थे, कॉटन्स थे, ये सब ले जाते थे भारत से। तो इसके बदले में ये गोल्ड देते थे पहले में। तो इसलिए ये इनकी ये जो मेन कमोडिटीज थी, इंडियन कमोडिटीज, ये अफेक्ट कर गई, अब वो आना ही बंद हो गया। इसी बीच क्या हुआ कि जो हमारे, एक सेकेंड, या तो इसी बीच क्या हुआ कि जो पुर्तगाल है ना, पोर्तुगीज लोगों के बीच में, क्योंकि ये बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं एडवेंचरर प्रेमी लोग थे, बहुत मानते थे एडवेंचर करने को। तो इनके बीच में, ये यूरोपियन के बीच में ये डिमांड उठी कि अब आपको एक नया रूट ढूंढना होगा, निकालना होगा, सर्च करना होगा, सो दैट वी कैन रीच टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। ठीक है, नाउ so the question for the discovery sea route to India was arised by this movement or this event। ठीक है ना। so पुर्तगाल की बात करें हम,
तो पोर्तुगीज वर द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। मैंने अभी बताया ये एडवेंचर को बहुत ही महत्व देते थे। इनका ये मानना था कि हम एक नई डिस्कवरी करें, विच लेड, देखो इनका एडवेंचर का ये सपना था ना, जो इनकी ये ख्वाहिश थी, दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। कैसे, क्यों मॉडर्न वर्ल्ड बोला मैंने? बिकॉज इनकी इस जो ये क्यूरियोसिटी थी ना, इसकी वजह से इन्होंने प्रमोट किया जियोग्राफिकल डिस्कवरी। जियोग्राफिकल डिस्कवरी मतलब नए नए एरियाज ढूंढो, क्योंकि देखो इंडिया को इन्होंने नहीं ढूंढा। कई जगह आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया को ढूंढा गया पुर्तगालीज के थ्रू, पुर्तगीज ने ढूंढा इंडिया को। दैट इज वेरी रॉन्ग, ठीक है ना, पूरी तरीके से गलत है। इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, ऐसा नहीं है कि पुर्तगाल आया और वो ढूंढ लिया एक प्लेस को और उसको पता चला कि हाँ इंडिया नाम का भी कंट्री एग्जिस्ट करता है। नहीं, इंडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, सभी जानते थे ऑलरेडी, ठीक है ना। और बस इन्होंने ये क्या किया कि इन्होंने एक नया रूट ढूंढा, बिकॉज लैंड रूट वॉज, जिसको मैंने बोला कि लैंड रूट जो था उसे रोक दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था। तो उसकी वजह से सी रूट की मांग उठी और सी रूट को ढूंढने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज स्पिरिट ऑफ एडवेंचर इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि इन्होंने डिस्कवरियां करना चालू किया, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम ट्रेड करेंगे और ट्रेड के थ्रू प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। तो देखो, जो सबसे पहले बात कहां से स्टार्ट होती है, जब 1398 टू 1460 के बीच में प्रिंस हेनरी वाज द किंग ऑफ द पोर्तुगाल। पोर्तुगाल का जो ये किंग था प्रिंस हेनरी, मतलब ही वाज द प्रिंस एट दैट टाइम। प्रिंस हेनरी वाज आल्सो, इसको क्या बोलते थे पता है? इसको ना, इनका जो एक निक नेम था वो था नेविगेटर। इनको नेविगेटर बोला जाता था, इनका निक नेम था। तो दे प्रमोटेड द सी फेयरिंग एक्टिविटी। इन्होंने बोला कि आप जाके सी फेयरिंग एक्टिविटी करो, मतलब रूट ढूंढो, है ना। तो ये स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ये करते करते ये सिलसिला स्टार्ट तो इनके टेनवर में हुआ था 1398 टू 1460 के बीच में। लेकिन किंग इमैनुअल जब आते हैं तब जाकर के वास्को द गामा द पर्सन ही वॉज द नेविगेटर, ही डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, ठीक है। जो किंग इमैनुअल जो उस टाइम पे किंग थे पुर्तगाल के, उन्होंने इनकरेज किया ऑफ कोर्स। तो वास्को द गामा ने, क्योंकि इसके बीच मैंने बताया प्रिंस हेनरी के टाइम पे, तो ये इसके पहले इनके टेनवर में, प्रिंस हेनरी के टेनवर में ऑलरेडी केप ऑफ गुड को सर्च कर लिया गया था। केप ऑफ गुड को सर्च करने के बाद वास्को ड गामा जब किंग इमैनुअल के टाइम पे थे, तो उन्होंने अल्टीमेट जब ये वहां से चले तो अटलांटिक सी होते हुए, अभी हम वास्को ड गामा के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो इन्होंने डिस्कवर करते हुए सी रूट से इंडिया को फाइंड कर लिया, यानी इंडिया तक पहुंचने का सी रूट डिस्कवर किया, ठीक है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रो अबाउट दिस। नाउ अब हम समझते हैं पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल में हमने बताया कि वास्को डी गामा आता है, ही वॉज अ पोर्तुगीज नेविगेटर, ठीक है। अब इनके साथ देखो, ये ऐसे ही नहीं आ गया वहां से चला था। सपोज दिस इज दी पुर्तगाल, ठीक है, दिस इज द स्पेन, दिस इज द फ्रांस, है ना। तो यहां से जब ये अटलांटिक सागर होते हुए यहां आया, तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका पड़ा, केप ऑफ गुड। यहाँ पे इनका कॉल ऑफ पोर्ट्स भी बोल सकते हैं। कॉल ऑफ पोर्ट्स क्या है, मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा अभी 2 मिनट। लेकिन यहां से ये होते हुए इंडियन ओशन होते हुए कैलिकट पहुंचता है ये इंसान मई 1498 में, ठीक है। सो अटलांटिक ओशन होते हुए, केप ऑफ गुड होते हुए इंडिया पहुंचता है। इंडिया में कैलिकट कहां? केरला, जो आज का केरला है वहां पे कैलिकट है, इट इज अ कोस्टल प्लेस। तो यहां पर ये इंसान यानी कि वास्को डी गामा पहुंचता है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं आ गया था। इसकी हेल्प करने के लिए एक व्यक्ति था, कौन था? अब्दुल माजिद। ही वॉज द गुजराती इंडियन, विद द हेल्प ऑफ हिम ही कैन find the sea route of India. Somehow he reached to India at in May 1498, ठीक है ना। 1498 में ये वास्को द गामा अब्दुल माजिद के थ्रू आता है। अब्दुल माजिद कौन था? गुजराती इंडियन, ठीक है, ये याद रखना। अब एक इंटरेस्टिंग बात याद रखो कि ये 4 शिप लेकर के निकला था। 170 मेंबर थे उस शिप में, जिसमें से आप सभी जानते हो कि समुद्र में कई बार तूफान आते हैं। तो इस तरीके से जो भी चल रहा था इनके बीच, मतलब आते आते, और 1 साल से अधिक का समय लगा
1 साल से अधिक का समय लगा और वहां पर जब ये इंडिया पहुंचते हैं ओनली 54 पर्सन आर लेफ्ट। ठीक है ना, तो सिर्फ 54 आदमी बचते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं और 2 शिप्स बचती हैं। ठीक है, तो 4 शिप्स में 170 मेंबर में सिर्फ 54 बचते हैं, समझ रहे हो, बाकी सब ये समहाउ तूफान में इनकी डेथ हो जाती है। तो 54 आदमी यहाँ पर आते हैं केरला में कैलीकट के पास। ठीक है, तो 1 साल से ज्यादा का समय लगता है। ये था वास्को डिगामा के बारे में। ठीक है, अब जब वास्को डिगामा जब आता है यहाँ पे, तो ही वॉज वेलकम्ड बाय द किंग जैमोरिन और अ समुथिरी। देखो, ये हिंदू किंग थे, हिंदू किंग इन जैमो सॉरी इन कैलीकट। कैलीकट में जो राजा था वो जैमोरीन था। जैमोरीन, इसे समुथिरी भी बोलते हैं। तो जैमोरीन ने क्या किया, क्योंकि ये जैमोरीन को पता चला कि सम यूरोपियंस केम फ्रॉम द यूरोप टू ट्रेड विद इंडिया, तो इन्होंने बहुत ही जोरदार भव्य स्वागत किया वास्को डी गामा का। कहाँ पे? कैलीकट के कोस्टल एरिया पे। ठीक है ना, अब ये जब वास्को डी गामा आता है, ये 3 महीने रहता है यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, और इंडिया में इसने ट्रेड करा, बहुत सारे स्पाइसेस, क्लॉथ्स, क्या बोलते हैं, कॉटन, और तुम्हारा व्हाट टू से सिल्क, ये सब का इन्होंने इसे परचेस करा। और जब ये वापस जाता है 3 महीने बाद ना, 3 महीने बाद ये जब वापस जाता है ना, लिस्बन, लिस्बन जो है राजधानी है वहाँ की, पुर्तगाल की। तो लिस्बन जब जाता है ना, तो ऑलमोस्ट 60 टाइम प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड इसको होता है। मतलब जैसे सपोज ये यहाँ से 100 रुपए में लेके गया ना, तो वहां ये एक उसी प्रोडक्ट को 160 रुपए में बेच रहा है। तो 60 टाइम प्रॉफिट ही गेट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। तब इन्हें समझ में आया, वहां के ट्रेडर्स को समझ में आया कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इस ट्रेड से, ट्रेड विद इंडिया। ठीक है, तो और भी लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पे आना स्टार्ट करा। अब ट्रेडिंग सेंटर धीरे धीरे इन्होंने खोला कैलीकट में, कोचीन में, कैनानोर में बाई 1503। ठीक है ना, लीडर उस समय कौन था? पेड्रो एल्वराज कैब्रॉल। 1500 में ये लीडर वहां का आता है। अच्छा, वास्को डी गामा का रोल तो यहां तक था, वो सिर्फ 2 बार इंडिया आया और फिर चला गया धीरे धीरे कुछ टाइमिंग में। ठीक है ना, पहली बार 3 महीने रुका, फिर आया, फिर गया, ये था उसका रोल। ठीक है, लेकिन लीडर जो था यहाँ का, क्योंकि इनकी कंपनी की, जो हम बोल सकते हैं पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, पुर्तगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसका लीडर जो था वो 1500 में पेड्रो एल्वराज कैब्रॉल था। ठीक है ना, अब ये जब यहाँ पे आता है तो इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट? देखो एक्चुअली में हुआ क्या, जो कैलीकट था ना, मैंने बताया कैलीकट में इनका पहला फैक्ट्री बना। अच्छा, ये फैक्ट्री क्या है? देखो, फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब ये इंडस्ट्रियल फैक्ट्री नहीं कि मतलब आए मशीन लगाया और ये सब कर दिया। ठीक है, ये सब नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं 1750 के बाद से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है। तो तब के टाइम में तो कुछ था ही नहीं। तो फैक्ट्री मतलब सिंपल वेयर हाउस। वेयर हाउस था, वेयर हाउस मतलब हम समझ सकते हैं गोडाउन टाइप, जहां पे सामान रखा जाता है, अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया जाता है कि यहाँ से हम ट्रेड करेंगे, यहाँ से हम शिप्स में लोड करेंगे, यहाँ से ले जाएंगे अपने यूरोप ले जाएंगे, फिर यहाँ से परचेस करके लोकल मार्केट से हम यहाँ पे रखेंगे। दैट इज द वेयर हाउस, वेयर हाउस और फैक्ट्री। ठीक है ना, तो उस फैक्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए परमिशन लेनी होती थी, और वहां पे इन्होंने लेकर के कैलीकट में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी। जब स्टैब्लिश करी फैक्ट्री यहाँ पे कैलीकट में, समहाउ जो वहां के लोकल पीपल्स थे ना कैलीकट के, उनके बीच कुछ मतलब कन्फ्लिक्ट होता है, वो इनका विरोध करते हैं, और यहाँ पे एक होती है झड़प, क्लैशेस होती है। जैसे आपने अभी देखा ना इंडिया चाइना, अभी गलवान वैली में जो क्लैश हुआ, तो ऐसी एक झड़प होती है, और इसमें पोर्तुगीज जो पीपल वहां पे सेंटर में होते हैं ना, उनमें बहुत कैजुअलिटीज होती हैं और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अब जब पोर्तुगीज पीपल अटैक, इनके ये लोकल जो लोग होते हैं इनके द्वारा अटैक करने पे इनकी डेथ होती है कई लोगों की, तो इसके रिटेलिएशन प्रोसेस में, बदले की भावना रखते हुए, जब इसके रिएक्शन में, रिटेलिएशन में गैब्रॉल ने क्या किया, बिकॉज इसके पीछे हाथ किसका था? ऑफ कोर्स अरब्स का था, क्योंकि जब इन्होंने सी रूट ढूंढा तो इनको ये जो अरब्स थे, क्योंकि अरब्स का डोमिनेशन मैंने बताया, मोनोपोली वो चाहते थे, तो उनको एक लगा, खतरा लगा कि नहीं, अब इन्होंने नया रूट ढूंढा है तो इसकी वजह से हमारी मोनोपोली खतरे में। तो इसके थ्रू इन्होंने
अरब्स का इनको सपोर्ट था और समहाउ ये सब हुआ, ठीक है ना। तो कैबरॉल समझ गया, कैबरॉल ने क्या किया कि सीज कर लिया नंबर ऑफ शिप्स, कई शिप्स अरब की, इसको यहां पर इसने सीज कर दिया। सीज कर दिया मतलब जब्त कर लिया, ठीक है ना। तो उसने रिटेलिएशन प्रोसेस में इसके थ्रू ये से सीज कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इन इन व्यक्ति को, इस आदमी को पुर्तगाल ने जो सॉरी पुर्तगाल जो था, उन्होंने अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल और वॉइस राय हम कह सकते हैं बना करके भेजा इंडिया में। फर्स्ट गवर्नर जनरल मतलब इंडिया का उस कंपनी का फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है ना। ओवरऑल इंडिया की यहां पे बात नहीं हो रही है, लेकिन जो रिप्रेजेंट कर रहा है पुर्तगाल को, ही वॉज द मैन, फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर, जिसे भेजा गया 1505 में, ठीक है। देखो बैकग्राउंड मैंने बताया कि लड़ाइयां हुई, मतलब उन्होंने, कैबरॉल ने क्या किया, सीज कर दिया 1505 में, ये सब घटना हुई, वो आया। अब यहां पे क्या होता है कि फाइट होती है, ठीक है। जब, चूंकि यहां पे आपने देखा, मैंने बताया यहां पे कि रिटेलिएशन में इन्होंने नंबर ऑफ शिप्स को सीज कर दिया। जब ये फर्स्ट गवर्नर आते हैं अल्मीडा साहब, तो इसने इन्हें लड़नी पड़ती है एक लड़ाई, क्योंकि उस समय इसके रिटेलिएशन में एक ग्रैंड अलायंस बन जाता है, किसका, गुजराती लोगों का, गुजरात का। जैमोरीन भी अगेंस्ट हो जाता है पुर्तगालियों के, और सुल्तान ऑफ इजिप्ट, है ना। मैंने बताया अरब्स का डोमिनेशन था, तो सुल्तान ऑफ इजिप्ट प्लस गुजराती प्लस जैमोरीन, इन तीनों का एक ग्रैंड अलायंस बनता है, ठीक है। इन तीनों का एक ग्रैंड अलायंस बनता है अगेंस्ट किसके, पीआर मतलब पुर्तगाल, पोर्तुगीज के बीच में, इनका अगेंस्ट में इनका एक ग्रैंड अलायंस बनता है, और ये दोनों लड़ाइयां करते हैं, ठीक है ना। 1507 में बहुत बुरी तरीके से पुर्तगाली हार जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं बाय द अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स कौन, यही सुल्तान ऑफ इजिप्ट, गुजराती एंड जैमोरिन। और इसमें एक और इंसिडेंट होता है कि ये जो अल्मीडा साहब थे ना फर्स्ट गवर्नर, इनका बेटा भी मर जाता है, अल्मीडा सन भी किल्ड, ठीक है। इसके रिटेलिएशन में 1508 में क्या होता है, पुर्तगाली अगेन अटैक करते हैं और अरब नेवी को कब्जे में लेकर के इसके साथ लड़ाइयां करते हुए अरब को डिफीट कर देते हैं। अब जब डिफीट हुआ तो उस इंडियन ओशन के एरिया में और वहां की जो ये एरिया था वहां का, इसमें इनका डोमिनेशन एकदम, इनका वर्चस्व बढ़ गया, ठीक है, एकाएक। आप समझ सकते हो कि जैसे ही अरब को डिफीट कर दिया, ठीक है, क्योंकि इनकी समहाउ देखो यूरोपियंस के पास क्या था, लकड़ी थी, है ना। तो उसके थ्रू ये शिप बिल्डिंग में अपना जोर देते थे, लेकिन समहाउ बिकॉज इनका अरब्स के पास लकड़ियों की कमी थी, तो इनकी शिप्स जो थी ना, तो ये बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी, तो समहाउ ये जितने भी थे उसको, उसके थ्रू इन्होंने उसको डिफीट करा। और फिर इन्होंने लॉन्च किया क्या, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कार्टेज सिस्टम एंड व्हाट इज ब्लू वाटर पॉलिसी। देखो यहां पे जब ये रिटेलिएशन होता है ना, तो अल्मेडा साहब इनको हराने में सफल हो जाते हैं समहाउ, और जब पुर्तगाल हरा देता है अरब्स को, तो वहां पे ये इंडियन ओशन, मैंने बताया ना, ये कब्जा, ये पूरा एरिया इनके कब्जे में हो जाता है, डोमिनेशन में। तो ये लॉन्च करते हैं क्या, कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम क्या है, कार्टेज सिस्टम कुछ नहीं है, बस एक ये आप समझ लो, इट इज अ कस्टम, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी है कि अगर कोई भी यूरोपियंस, इवन यूरोपियंस, और कोई भी अगर इस एरिया में, इंडिया में अंदर जाना चाहता है ना, तो वहां पे उन्हें देना होगा अ टैक्स, अ कस्टम ड्यूटी, अ कस्टम टैक्स टू दी पोर्तुगीज, सो दैट दे कैन अलाउ टू एंटर इन इंडिया, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं, अगर अच्छा, इसका अगेंस्ट क्या है कि अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, ऑफ कोर्स नहीं दोगे तो जो पोर्तुगीज आर्मी है ना, इनसे युद्ध करना होगा। ऑफ कोर्स अब युद्ध होगा तो फिर कौन जीतता है कौन हारता है, ऑफ कोर्स ये तो उस पर डिपेंड करता है, बट सिचुएशन पे, बट फिर भी यहाँ पे युद्ध करना होगा, तो कस्टम ड्यूटी देना होगा। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ना कि व्हाट इज कार्टेज सिस्टम, तो आपको ये समझना है व्हाट इज, इसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। तो ये याद रखना कि इंडियन ओशन रीजन जो था इधर पे साउथ में, यहाँ पे इनका डोमिनेशन था पोर्तुगीज का इसके बाद, और इन्होंने ये सिस्टम इम्पोज करा था जिसमें ये कस्टम ड्यूटी लेते थे,
अगर किसी को भी ट्रेड करने अंदर आना है भारत के तो, ठीक है। नाउ सेकंड आते हैं इनके गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्की। आप सोच रहे होंगे कि मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहा हूं, बिकॉज इट इज अ इंडियन पॉलिटी क्लास। तो गाइस ध्यान से सुनना, बिकॉज अगर इफ समबडी कोई बिगिनर है, ठीक है, उसने अभी हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं सपोज, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था दिस इज द क्लास फॉर द ओनली बिगिनर्स, ठीक है ना। तो जो बिगिनर्स है, जिसने मॉडर्न इंडिया पढ़ा ही नहीं, तो वो कैसे समझेगा। तो एक डिटेल, जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं तो आप लिंक समझ पाओगे कि कैसे इनका डोमिनेंस बढ़ा। मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। तो आप इसे ध्यान से सुनो कि हुआ क्या क्या। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क में ये सेकंड गवर्नर जनरल थे ऑफ इंडिया, ऑफ पुर्तगाल ना, पुर्तगाल के ये सेकंड गवर्नर जनरल थे टू इंडिया। इन 1509 में ये आते हैं। इन 1509 ही अराइव्ड इन इंडिया एंड कैप्चर्ड द गोवा। गोवा, सुल्तान ऑफ बीजापुर जो था ना, उसके कैप्चर में था गोवा। तो उससे फाइटिंग करके समहाउ इन्होंने 1510 में एक्वायर कर लिया क्या, गोवा। आप जानते होंगे कि गोवा was the place where the Portuguese dominated that area since the 1961 1961 तक गोवा इनके हाथ में था, ठीक है। बाकी आप हिस्ट्री की क्लास में ऑलरेडी आप समझ रहे हैं। तो गोवा इनकी कब्जे में आता है 1510 में अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्बुकर्की। देखो, अल्बुकर्की को माना जाता है रियल फाउंडेशन ऑफ द पोर्तुगीज डोमिनेशन इन इंडिया, ठीक है ना। पुर्तगाल का जो डोमिनेशन हुआ ना, तो अंडर हिज लीडरशिप हुआ। असली इन्हीं को माना जाता है रियल फाउंडेशन ऑफ पोर्तुगीज, ठीक है ना। तो ये आते हैं और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही वॉज द रियल फाउंडेशन ऑफ द लेट द रियल फाउंडेशन ऑफ द पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, ठीक है ना। जब ये मर जाता है ना ये आदमी 1515 में, तो पोर्तुगीज वर लेफ्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि दे हैड इनके पास था लकड़ी, ठीक है ना, इनके पास थी लकड़ियां, उसके थ्रू ये स्ट्रॉन्ग बनाते थे क्या, शिप्स। शिप बिल्डिंग और आर्मी बिल्डिंग पे इन्होंने फोकस किया, तो इनके पास थी उस टाइम पे नेवल पावर। नेवल पावर, और आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन भी अगर कुछ कर पाया है तो क्योंकि उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी, ठीक है। तो ये हम समझ रहे हैं कि लिंक समझ पा रहे हो आप कि ये क्यों डोमिनेट कर पाए, क्योंकि इनके पास थी नेवल पावर, स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, आर्मी। तो इनका, लेकिन जैसे ही ये गया ना, तो इसके बाद ये थोड़ा वीक होने लगा इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि इन्होंने बहुत सारी नई क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया इन इंडिया, जैसे टबैको सॉरी टबैको और कैस्यू, कोकोनट हो गया, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये एकल फसल हम जिसको कह सकते हैं, इनकी ये जो खेती हुई है, इसको इंट्रोड्यूस करा इन्होंने इंडिया में। ऑल्सो इन्होंने क्या किया कि दे जो इनकी ये आर्टिशंस थे ना, क्राफ्ट्समैन थे, पीजेंट्स थे, वहां के जो लोकल्स थे उनको ला ला करके यहाँ पर सेटल्ड किया, बोला यहीं रहो। और जो ये इनके पुर्तगाल के लोग थे इंडिया में, गोवा में हो गए, फिर धीरे से ये दीव में आ गए थे, दमन में, है ना। तो ये जो यहाँ इनका जो मतलब जो डोमिनेशन बढ़ रहा था, जहाँ पे ये लोग स्टैब्लिश थे, सेटल थे, तो ये इनकरेज करते थे कि यहाँ के जो मतलब पुर्तगाल की जो इनके पीपल्स थे, लोग थे, वो यहाँ के नेटिव से अपना मैट्रिमोनियल अलायंस करें, मतलब वहाँ यहाँ की जो नेटिव महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनसे वो शादी करें, और यहाँ पे ही वो अपना एक नया एक कह सकते हैं हम वंश चलाएं, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे जब पोर्तुगीज पीपल ज्यादा हो जाएंगे तो ऑलरेडी उनका डोमिनेशन बढ़ जाएगा, तो एक ये इनकी भी एक पॉलिसी थी। तो सबसे पहले आप समझ सकते होगे कि एबॉलिश किया क्या, सती प्रथा। सती प्रथा, पति की मृत्यु के बाद आप सभी जानते हैं कि पत्नियों को भी बैठा दिया जाता था चिता पे और उनको भी जलाया जाता था, हिंदू धर्म में ये होता था। तो सती प्रथा को गोवा पहला ऐसा राज्य था या स्टेट था जिसने बंद करा, ठीक है ना। 1515 में इन्होंने पहले ही अबॉलिश कर दिया सती प्रथा, ठीक है। तो दीज आर द सम एडमिनिस्ट्रेशन वर्क विच वॉज डन ड्यूरिंग द पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंस है, आप समझ सकते हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही अल्बुकर्की जाते हैं 1515 में, वीक वायसराय आते हैं, वीक गवर्नर जनरल्स आते हैं, और फिर धीरे धीरे ये सब होता है, ठीक है ना। अब बाकी डीप आप हिस्ट्री में पढ़ सकते थे, जितना लिंकेज है मैं उतना समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, इतना आप समझ सकते हैं कि उसके बाद इनके जो वायसरायस थे, जब गवर्नर जनरल थे, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, दे वर वेरी वीक, ठीक है ना।
अब एंट्री होती है इंडिया का। देखो मैंने सिर्फ पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो हमारे आप एक सेकंड, देखो मैंने पहले ही बताया था कि पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, डेनिश एंड फ्रेंच ये सीक्वेंस था, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे मेनली पोर्तुगीज पे, इंग्लिश पे और थोड़ा सा फ्रेंच पे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रिलेटेड टू इंडिया एंड रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी बात करी पोर्तुगीज की, अब बात कर रहे हैं हम इंग्लिश की। देखो 1602 में डच आते हैं, ठीक है, लेकिन हम डच को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं बिकॉज इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है ना। तो ये आते हैं, इनको देखो क्या होता है कि 16 देखो जब सी रूट एक्टिविटी चालू हो गई थी आप सभी जानते हैं, तो 1600 में क्या हुआ, डिमांड उठी, वहां की एक प्राइवेट कंपनी ने डिमांड रखी कि हमें भी ट्रेड करना चाहिए टू इंडिया, ठीक है ना। तो वहां की पार्लियामेंट, क्योंकि वहां पे 1215 या 1215 के करीब वहां पे डेमोक्रेसी, सॉरी डेमोक्रेसी तो नहीं बट ऑलमोस्ट, हाँ मतलब करीब 700, आज से 700 साल पहले वहां पे डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद, आप सभी जानते हैं हिस्टोरिकल पार्ट है। तो जब वहां पे डेमोक्रेसी थी, पार्लियामेंट से इन्हें परमिशन मिली, पार्लियामेंट के बाद रॉयल चार्टर इशू किया गया एलिजाबेथ के द्वारा, क्योंकि रॉयल कंसेंट मिलना जरूरी था। तो रॉयल चार्टर इशू करती हैं एलिजाबेथ फर्स्ट 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है ना। 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ फर्स्ट, जो कि वहां की क्वीन है थी, उन्होंने रॉयल चार्टर इशू किया। रॉयल चार्टर किसका, टू मोनोपोली ऑफ द ट्रेड इन इंडिया, और ये था इनिशियली फॉर 15 ईयर्स। अब ये क्या है, जल्दी जल्दी मैं बोल गया, अब आराम से सुनो। देखो रॉयल चार्टर मतलब, देखो पार्लियामेंट्स में इन्होंने परमिशन दिलाई, पार्लियामेंट से गया किसके पास, क्वीन के पास, क्वीन ने दिया एक रॉयल चार्टर। रॉयल चार्टर मतलब जैसे ये एक सपोज दिस इज द डॉक्यूमेंट, दिस इज कॉल्ड द रॉयल चार्टर, ठीक है ना। इस चार्टर में ये लिखा था कि पर्टिकुलर जो ये कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको ये मोनोपोली मिल गई सॉरी, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब क्या होता है, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, एकाधिकार मतलब सिर्फ इस कंपनी का। अब ये कैसे, आपको थोड़ा एक डाउट होगा कि मतलब क्वीन कौन होती है कि इंडिया में ट्रेड करने का किसी को मोनोपोली दे देती हैं। तो वो अदरवाइज कंट्री ओवरऑल वर्ल्ड के लिए नहीं था। देखो ये जो इंडिया है, सपोज दिस इज द इंडिया, ठीक है ना, एंड दिस इज ब्रिटेन समहाउ। तो ब्रिटेन ने, ब्रिटेन की जितनी कंपनियां थी ना, वहां पे कई कंपनियां थी, तो ब्रिटेन की ये जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे रॉयल चार्टर दिया। मतलब ब्रिटेन की तरफ से, ब्रिटेन में अदर जितनी कंपनियां हैं ना, उनको छोड़ करके सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये राइट होगा कि ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ ये कंपनी ट्रेड कर सकती है विथ इंडिया, और इसके पास मोनोपोली होगी, ठीक है ना। तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड टू इंडिया, दैट वाज गिवन बाय द एलिजाबेथ टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये पहली बार सिर्फ 15 साल के लिए दिया गया था। इनिशियली इट वाज गिवन फॉर दी 15 इयर्स ओनली। बात क्लियर। मोनोपोली मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि रॉयल चार्टर एलिजाबेथ फर्स्ट ने इशू किया 31 दिसंबर 1600 को, और ये मोनोपोली था। मोनोपोली मतलब एकाधिकार दिया गया ब्रिटेन की एक कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप जाकर के इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको ये मोनोपोली का अधिकार दिया जाता है, एकाधिकार दिया जाता है। और इसके थ्रू हम ये अश्योर कर रहे हैं कि अदर ब्रिटिश कंपनियां जो हैं वो यहां पर नहीं जाएंगी, ठीक है। दैट वाज द राइट, गॉट इट नाउ। ये सब हुआ 1608 में, 1608 और 1609 में व्याज अंडर कैप्टन विलियम हॉकिंस होता है। अब ये क्या है व्याज, देखो दिस इज अ बेसिकली, व्याज मतलब समुद्री यात्रा, ठीक है, समुद्री यात्रा। देखो समुद्री यात्रा करके अंडर द लीडरशिप ऑफ विलियम हॉकिंस। अच्छा आप सभी कंफ्यूज में होंगे, कंफ्यूजन में होंगे कि ये आर्मी लेके चलते थे क्या। मतलब आपने सुना कि अभी पुर्तगाल ने जब लड़ाइयां लड़ी, तो देखो हुआ क्या, क्योंकि पुर्तगाल की देखो यहाँ की जो विलियम हॉकिंस की अगर मैं बात करूं,
ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की बात करूं तो ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी, अभी मैंने बताया। तो इन्होंने क्या किया, ये जितने लोग भी चलते थे तो अपनी सिक्योरिटी में, जैसे आप समझ सकते हो कि जैसे सपोज, हाँ, जैसे आज पर्सनल गार्ड्स वगैरह रखते हैं लोग, है ना, तो ये एक पर्सनल आर्मी लेके चलते थे, प्राइवेट आर्मी, अपनी खुद की आर्मी, ना कि वहां की रॉयल ट्रूप्स ना, रॉयल ट्रूप्स मतलब जो कि इंग्लैंड की आर्मी थी उसको लेकर नहीं आए थे इनिशियल स्टार्टिंग में, लेकिन ये अपनी एक आर्मी लेकर चलते थे। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन विलियम हॉकिंस, ये एक व्याज होता है, व्याज मतलब समुद्री यात्रा करके आते हैं 1609 में। और आप सभी जानते हैं उस समय शासनकाल था मुगल सल्तनत और मुगल एम्परर, ठीक है। तो मुगल सल्तनत का कार्यकाल चल रहा था उस समय, आप सभी जानते हैं, और वहां पे शासन कौन कर रहा था, जहांगीर। जहांगीर वॉज द मुगल एम्परर एट दैट टाइम इन 1609। और आप सभी जानते हैं कि क्योंकि केंद्र में एक सत्ता है, ठीक है, अगर आप जानते हैं कि किसी भी देश में अगर केंद्रीय सत्ता है तो वहां पे उसका परमिशन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको काम करने दिया नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि केंद्र में एक स्ट्रॉन्ग मुगल एम्परर एस्टैब्लिश था, तो यहां पे इसका कंसेंट लेना बहुत ही नेसेसरी और मैंडेटरी हो जाता है। और इनके में एक परंपरा चलती थी, क्योंकि इन्होंने, अंग्रेज पहले से ये जानते थे ये सब चीजें, जब भी कोई भी कोर्ट में जाता था ना मुगल एम्परर में, मुगल एम्परर के या किसी के भी कोर्ट में जाते थे ना, तो इनको देना पड़ता था पेशकश। व्हाट इज पेशकश? जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, पेशकश मतलब देखो, या तो ये ले जाते थे गिफ्ट, ठीक है, सॉरी ये कुछ, हाँ, ये ले जाते थे गिफ्ट, है ना, ये ले जाते थे पैसे, है ना, ये और भी कई प्रकार की चीजें ले जाते थे, है ना। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके से एटसेट्रा देख सकते हैं हम यहाँ। तो ये गिफ्ट देते थे, तो पेशकश इन्होंने दी और परमिशन मांगा, इन्होंने परमिशन मांगी। दे द विलियम हॉकिंस आस्क्ड टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। अब आपको कुछ समझ में आएगा, देखो पहले जो इनकी फैक्ट्री थी ना पुर्तगालियों की, वो ऑलरेडी स्टैब्लिश थी कहाँ, सूरत पे, लेकिन इन्होंने परमिशन मांगी कि हमें अपनी एक फैक्ट्री बनानी है और ट्रेड करना है इंडिया में, आपके एरिया में, सो दैट हम अपना ट्रेड कर सकें, इसलिए इस्टेब्लिश करनी है एक फैक्ट्री कहां पे, सूरत पे। क्योंकि सूरत, देखो सबकी डिमांड सूरत पे ही क्यों जाती थी ये भी आप समझो, क्योंकि सूरत इज अ कोस्टल एरिया। अब सूरत से कोस्टल एरिया पे ही अगर आपकी फैक्ट्री बनती है तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए टू ओवरलोड दैट थिंग्स, दैट मटेरियल, दैट प्रोडक्ट टू द शिप्स, एंड वहां से ले जाना होगा यूरोप के लिए। तो वहां पे कॉस्ट, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बचेगा कुछ, है ना, रिड्यूस हो जाएगा। तो कोस्टल एरिया था, इसलिए सूरत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है। तो क्योंकि ऑलरेडी पुर्तगाल की एक फैक्ट्री ऑलरेडी वहां पे स्टैब्लिश था, वहां की वहां का ऑलरेडी पुर्तगालियों का डोमिनेशन था, तो इन्होंने परमिशन मांगी कि हमें आप परमिशन दीजिए स्टैब्लिश करने की फैक्ट्री कहाँ पे, सूरत पे। लेकिन आप एक स्ट्रक्चर समझो कि जो मुगल का एक स्ट्रक्चर होता था ना, तो मुगल एम्परर होता था सबसे ऊपर, नीचे होते थे उसके नोबल, नोबल, है ना, नोबल। तो ये जो पर्सन्स थे ना, इसमें कई लोग होते थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं पहले मुगल सल्तनत के पहले मुगल जो एम्परर था, मुगल एम्पायर के पहले आप समझ सकते हैं दिल्ली सल्तनत। तो इस तरीके से फिर वो अफगान, आपका ये नादिर शाह आया, फिर ये अहमद शाह अब्दाली आया, तो इनके भी नोबल्स धीरे धीरे यहाँ पे आ गए थे। तो कई डायनेस्टी के, कई वंश के नोबल्स यहाँ पे इनके राज में थे। तो इनके द्वारा क्या होता है, ये नोबल्स का डोमिनेशन रहता है मुगल एम्परर पे, कई जो हम कह सकते हैं कि जिनका झुकाव था पुर्तगालियों की तरफ, है ना, तो उनके दबाव में आकर के इन साहब ने, यानी जहांगीर ने मना कर दिया। क्या मना कर दिया, इनको मना कर दिया कि नहीं, हम परमिशन नहीं देंगे टू स्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत, लेकिन आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। क्यों दे मना कर दिया, हालांकि इनके मन नहीं था, जहांगीर चाहते थे कि हम परमिशन दे दी फैक्ट्री बनाने की, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द सम नोबल्स, दे वांटेड टू प्रोहिबिट द इंग्लिश टू मेक अ फैक्ट्री एट सूरत।
उनकी वजह से इनको मना किया गया। समझ रहे हो बात को? अब लिंक समझ रहे हो? एक तरफ सूरत पे ऑलरेडी पुर्तगाल बैठा हुआ है, ठीक है, दूसरी तरफ इंग्लिश आता है, ब्रिटेन ब्रिटेन के लोग आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो कहती है कि हमें दीजिए परमिशन टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्री एट सूरत। लेकिन क्योंकि उनके ही कुछ आदमी, उनकी तरफ झुकाव रखने वाले कुछ नोबल्स जो थे मुगल कोर्ट में, उनके दबाव में आकर के मुगल एम्परर यहाँ पे जहांगीर मना कर देते हैं कि आप फैक्ट्री नहीं बना सकते, बाकी आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद, एक सेकेंड, हाँ जी, तो इसके बाद क्या होता है, बैटल होती है इन द सी ऑफ सूरत इन 1612। देखो जो नेवी कमांडर होता है, मैंने बताया था कि एक पर्सनल आर्मी लेके चलते थे, ये कुछ नंबर्स की आर्मी लेके चलते थे, तो उनका ये जो कमांडर था ना, ये तो थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेवी कमांडर था, ही वॉज द थॉमस बेस्ट। अंडर हिज लीडरशिप द बैटल वॉज फॉट इन द सी ऑफ सूरत बिटवीन whom? बिटवीन ब्रिटिशर्स वर्सेस पोर्तुगीज, है ना। पुर्तगाल और ब्रिटिशर्स के बीच में ये लड़ाई होती है सी ऑफ सूरत में 1612 में, और दे वर सक्सीडेड, यहां पे ये सफल हो जाते हैं थॉमस बेस्ट की लीडरशिप में, टू डिफीट द पोर्तुगीज। और यहां पे ये डिफीट कर देते हैं, हरा देते हैं किसे, पुर्तगालियों को। और जब ये पुर्तगालियों को हरा देते हैं तो अब याद करो, मैंने बताया था कि जहांगीर ने दबाव में मना कर दिया था, लेकिन जैसे ही ये हरा देते हैं किसे, पोर्तुगीज को, तो यहां पे जो हमारे जहांगीर हैं, जो मुगल एम्पर हैं, ये बहुत ही इंप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, किससे इंप्रेस हो जाते हैं? ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं, और ये परमिशन देते हैं किसे, ब्रिटिशर्स को, कि आप अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लीजिए। सो जहांगीर ग्रांटेड, ठीक है ना, इस बार इन्होंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपनी बात मनवाई, और ही ग्रांटेड द ब्रिटिशर्स टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्री एट सूरत। ठीक है ना, तो ये फैक्ट्री बनाने की इन्होंने परमिशन दे दी। अच्छा, 1613 में ये स्टार्ट कर देते हैं मसूलीपट्टनम में अपना ट्रेड। देखो धीरे धीरे कहां जा रही बात, सूरत से स्टार्ट हुई, ये धीरे धीरे ट्रेड कर रहे हैं, मसूलीपट्टनम पहुंच जाते हैं आंध्र प्रदेश में, और मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश करते हैं अपनी फैक्ट्री 1616 में। 1613 से 1616 के बीच में सिर्फ ट्रेड करते हैं, वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं बनाते, लेकिन ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने के साथ साथ 1616 में जब ये पहुंचते हैं, धीरे धीरे ये यहां पर भी फैक्ट्री बनाने में सफल होते हैं। ठीक है, इसी बीच क्या होता है, 1615 में एक नए ऑफिसर आते हैं, थॉमस रो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की तरफ से। ठीक है, ये भी साहब जाते हैं जहांगीर के कोर्ट में कि साहब हमको भी दे दो, हमको भी कुछ परमिशन दे दो, हम भी चाहते हैं कि बना दें। हालांकि ये आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ना, ये वहां पे दो गुट नहीं था, बट इनका टेनवर आ गया था, तो ये आए थे। तो इन्होंने बोला कि चलो हमको भी परमिशन दो, हम और इस्टेब्लिश करना चाहते हैं फैक्ट्री। तो जहांगीर ने बोला चल ठीक है, कुछ कंसेंसस दिया, ज्यादा तो नहीं, बट बोला चलो ठीक है बना ले। तो वो होता है ना कि जा भाई तू भी जी ले अपनी जिंदगी, तो वही वाला हाल था। तो इन्होंने परमिशन दी कि आप आगरा में, अहमदाबाद में और ब्रॉच में अपनी फैक्ट्री बना लो। ब्रॉच क्या है, आगरा अहमदाबाद तो आप समझ गए, लेकिन ये ब्रॉच क्या है? ब्रॉच मतलब भरूच, जो आज की डेट में गुजरात में है ना, भरूच, इसी को वो इंग्लिश में सब वो प्रोनाउंसिएशन सब इधर उधर कर देते थे, इंग्लिश आप समझ सकते हो। तो दैट वाज ब्रॉच। ब्रॉच इज अ बेसिकली अ भरूच। भरूच टुडे इज द भरूच ऑफ द गुजरात इज कॉल्ड बाय देम द ब्रॉच। ठीक है ना, तो आगरा, अहमदाबाद और भरूच में इनको परमिशन मिलती है कि आप अपनी स्टैब्लिश करिए क्या, फैक्ट्री। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या होता है, देखो जो पुर्तगाल था, इनकी लड़ाई होती है किसमें, ब्रिटिशर्स के साथ में 1612 में। तो इनकी कुछ खास पटती नहीं है, आपस में जमती नहीं है। ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि मैंने और भी बताया आपको कि स्पेन के साथ इनका उधर युद्ध चलता है, पुर्तगाल का अपना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो उसके थ्रू जो पोर्तुगीज थे ना, इनको सपोर्ट किया किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो जब ब्रिटिशर्स ने यहां सपोर्ट किया तो उधर वर्ल्ड में, अपने स्पेन में, तो इन्होंने क्या किया कि एक
एक मैट्रिमोनियल, अब ये इनकी तरफ खुश थे, अब ये दोनों पार्टनर हो चुके थे, तो इन्होंने एक मैट्रिमोनियल अलायंस किया। मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब 1661 में जो पुर्तगाल है ना, पीआर समझना, बार बार मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, पीआर मतलब पुर्तगाल या पुर्तगीज आप बोल सकते हो। तो पुर्तगाल की जो प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा थी ना, इनकी शादी कराई किससे? प्रिंस चार्ल्स सेकंड। ब्रिटेन के जो ये प्रिंस थे, प्रिंस चार्ल्स सेकंड, इनसे इनकी शादी कराई गई और ये मैट्रिमोनियल अलायंस बनाया गया। ठीक है, तो जब ये मैट्रिमोनियल अलायंस बना तो इनके रिलेशंस और स्ट्रांग हो गए। अब जो ये बॉम्बे था, स्पेशली जो नॉर्थ बॉम्बे था या ईस्ट बॉम्बे आप कह सकते हो, ईस्ट था या वेस्ट, थोड़ा मैं कंफ्यूजन में हूँ, तो आई एम कंफ्यूज सम लिटिल बिट, सो सॉरी फॉर दैट। बट तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि ये जो बॉम्बे एरिया था ना, it was captured by the Portuguese at that time and it was given as a dowry, दहेज में दे दिया ब्रिटिशर्स को। जब ये मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ ना, तो प्रिंसेस ऑफ कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा और जो प्रिंस चार्ल्स थे, इनकी शादी में ये पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को, याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूं, ब्रिटेन को ना, ब्रिटेन को यानी प्रिंस चार्ल्स को ब्रिटेन को दे दिया डॉरी में बॉम्बे। अब बॉम्बे ब्रिटेन को तो मिल गया, लेकिन अब ब्रिटेन थोड़ी आएगा यहाँ पे काम करने। तो इन्होंने क्या किया कि ओनली 10 पाउंड स्टर्लिंग, जो इनकी करेंसी है, सिर्फ 10 पाउंड एनुअली, सिर्फ 10 पाउंड में इन्होंने ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसे लीज पे दे दिया कि चाहो तुम एडमिनिस्टर करो, यहाँ पे राज करो। ठीक है, तो जो ये ब्रिटेन है, यानी जो रॉयल है, रॉयल इनका किंगडम था, इन्होंने लीज पे दे दिया किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बॉम्बे को, कि वहां पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सिर्फ 10 पाउंड स्टर्लिन एनुअल पे, एनुअल बेसिस पे 10 पाउंड दो एनुअली और करो जो करना है उसके साथ। ठीक है, ये वाला सिस्टम था। फिर अब ये सीक्वेंस चल ही रहा था। 1717 में आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, और वो कौन सा इंसिडेंट है? वो इंसिडेंट है रॉयल फरमान। यही एक तरीके से हम कह सकते हैं जो बहुत ही महंगा पड़ता है हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि देखो रॉयल फरमान कौन जारी करता है? फारूक सियार। फारूक सियार वॉज द मुगल एम्परर दैट टाइम। आप समझ सकते हैं, आपने सुना होगा लेटर मुगल जो चलता है इनका पीरियड, लेटर मुगल है ना, लेटर मुगल, उसका राजा था उस समय कौन? फारूक सियार। फारूक सियार को क्या होता है कि एक अननोन डिसीज होती है, समहाउ ही वाज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अननोन डिसीज, और उसी समय क्या होता है कि इनकी तरफ से आता है कौन? विलियम हैमिल्टन। विलियम हैमिल्टन, ही वाज नथिंग बट ही वाज अ फिजिशियन, है ना, ये कि फिजिशियन था, डॉक्टर था इनका इंग्लिश का। ये जानता है कि ये, इसे जब पता चलता है कि फारूक सियार को कुछ अननोन डिसीज है, तो समहाउ ही वाज जस्ट वेंट टू हिम एंड ट्रीटेड हिम। तो जब ये इसे ट्रीट करता है, ऑपरेशन वगैरह कुछ होता है, मतलब कुछ था ऐसे, तो इतना आप समझ लो कि इसने इसका, फारूक सियार का ट्रीटमेंट करा। अब जब विलियम हैमिल्टन, क्योंकि ब्रिटिशर्स था, इसने इसका ट्रीटमेंट किया, और बाय लक और बाय फॉर्च्यून, जो भी कह सकते हो आप, ये ठीक भी हो गया। सो फारूक सियार ठीक भी हो गया इसकी ट्रीटमेंट से। तो फारूक सियार ने क्या किया? अब आप समझ रहे हो कि जब राजा खुश है तो वो कुछ भी दे देता था, ऊपर से लेटर मुगल, इनके पास तो और बुद्धि थी नहीं, तो ये खुश होकर कि बोले कि ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हम जारी करते हैं क्या? रॉयल फरमान। रॉयल फरमान मतलब ये कुछ नहीं, बेसिकली ये दस्तक था। दस्तक मतलब देखो, पास करने की, मतलब जो इनका ये जो एरिया था ना, जहां जहां भी ब्रिटिश मुगल एम्पायर था, उस एरिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काम करने के लिए खुली पूरी छूट थी, ओपन फ्रीडम। मतलब कोई भी प्रकार की कस्टम ड्यूटी या टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, और उसके लिए इनके पास क्या था? रॉयल फरमान, दस्तक इशू करने की पावर थी कंपनी को। लेकिन याद रखना, कंपनी को थी, लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे हुआ वो अभी अब हम समझेंगे। लिंक समझ पा रहे हो आप कि कैसे इन्होंने धीरे धीरे डोमिनेट किया? ठीक है, तो ये सब चला। अब होता है क्या, आप सभी समझ जानते हो कि
अच्छा, रही बात डच और डेनिस की, तो डच देवर मेनली डिफीटेड बाई इन बैटल ऑफ बिदारा। आप समझ रहे हो कि जो इनका एक युद्ध होता है बैटल ऑफ बिदारा में डच का, तो वहां पे ये बहुत बुरी तरीके से हारते हैं इंग्लिश से, यही ब्रिटिशर से। तो वहां पे वो फिर चले जाते हैं, एक संधि होती है, एग्रीमेंट होता है, और वो देवर मेनली फोकस्ड इन इंडोनेशिया, तो वहां पे इंडोनेशिया उनको भगा दिया जाता है। बोलता है वो एग्रीमेंट में, एंग्लो डच जो वॉर होता है ना, बैटल ऑफ बिदारा जिसको कहते हैं, 1759 में हुआ था। तो उसमें ये हो गया 1760 बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस। तो फ्रेंच अपने अंडर में, फ्रेंच को प्रोटेक्टोरेट करार कर दिया कि फ्रेंच को ये मानना पड़ेगा कि दे वर अंडर द प्रोटेक्टोरेट ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो ये भी हो गया, तो उधर वो कंट्रोल में आ गए, है ना। तो बेसिकली आप ये समझ रहे हो कि मोटा मोटा जो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश का डोमिनेशन धीरे धीरे यहाँ पे दिख रहा है। और इनको घी में मतलब हम वो कह सकते हैं कि क्या व्हाट टू से, आग में घी का काम कर गया ना ये बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में होता है, जहां पे ये सिराजुद्दीन को मार देते हैं रॉबर्ट क्लाइव, है ना। तो वो सब ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, वो आप समझ लेना मॉडर्न इंडिया की क्लास में। तो ये सब होता है। बैटल ऑफ बक्सर होता है। बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में होता है? मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, नवाब, है ना, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, और शाह आलम, ही वॉज द मुगल एम्परर, सो कॉल्ड नेम से एक जब ये 1764 में ये बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। 1761 में आपने सुना होगा बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। वहां पे जो ये अहमद साहब दाली आता है, ही एक्साइल्ड द शाह आलम फ्रॉम दिल्ली, इन्वेडेड द दिल्ली, टेरराइज द दिल्ली, वहां से भगा देता है इसको, शाह आलम को। तो शाह आलम आके कहाँ बस जाते हैं? इलाहाबाद में। बट ही वॉज अ नॉमिनल हेड ऑफ द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम। तो 1761 में वो ओवरऑल नॉमिनल हेड था, भले ही जितनी भी एक इंडिपेंडेंट टेरिटरीज थी वो अलग हो चुकी थी, बट नॉमिनल हेड मुगल एम्परर का जिंदा था, वो शाह आलम था, ठीक है। तो लेकिन ही वॉज बेस्ड ऑन दी इलाहाबाद, नॉट इन दिल्ली, बिकॉज ऑफ द इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 अहमद शाह अब्दाली एक्साइल्ड द शाह आलम फ्रॉम दिल्ली एंड टेरराइड द दिल्ली, ठीक है ना। तो ये सब हुआ था 7 बार। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि 17 कब से 48 से अराउंड 1764 और 7, हाँ 7 तक इन्होंने अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार इन्वेजन किया दिल्ली का। तो ये सब भी पार्ट था। तो ये जो लड़ाई होती है ना, जब ये मीर कासिम लास्ट जो नवाब था ना बंगाल का, ये भाग के चला जाता है, इसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो ये जब जाता है तो ये ग्रैंड अलायंस बनाता है, किसके किसके साथ? सुजाउद्दौला, ही वाज द नवाब ऑफ द अवध, मीर कासिम द नवाब ऑफ द ऑफ कोर्स बंगाल, एंड शाह आलम द सो कॉल्ड नेम सेक मुगल एम्परर। नेम सेक मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ही वाज द नॉमिनल हेड, उसके पास ज्यादा पावर थी नहीं। तो ऑलमोस्ट हुआ क्या पता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट अब यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा कि यहाँ पे इनकी एक होती है ट्रिटी, सॉरी ट्रिटी बोल रहा हूँ, यहाँ ये हार जाते हैं। ग्रैंड अलायंस आप समझ रहे हो, 3 राजा और इनकी जो सेना थी ना, ऑलमोस्ट 60 to 70,000 की सेना थी। और जो ये ब्रिटिश आर्मी थी ना, इनके मात्र 6 से 7 हजार। आप सोचो, मात्र 6 हजार वर्सेस 60 से 70 हजार, जहां आर्मी ट्रूप्स हो, वो कैसे 6 हजार वाला जीत जाएगा? लेकिन दिमाग लगाओ, ब्रिटिशर्स वर वेरी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियर। उनके पास थी टेक्नोलॉजी, माफ कीजिएगा, उनके पास थी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजिकली दे वर सुपीरियर, अपर हैंड था इनका। somehow they were succeeded to defeat these grand alliance। और यहां पर होती है ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। देखो शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, इन ब्रीफ बता रहा हूं, जहां पे थोड़ा डीप जाना है वहां पे मैं बता रहा हूं ब्रीफ डीप, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट डिस्कशन, ब्रीफ डिस्कशन ले लो कि हुआ कैसा कैसा, ठीक है। तो ये एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर लिंकेज समझ में आएगा आपको। तो जब ये ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद होती है ना, तो यहाँ पे राइट मिलता है, दीवानी राइट। एंड आप विश्वास मानो, दिस इज द मोमेंट, दिस इज द इवेंट when the British East India Company was succeeded to get the domination overall the Bengal, and then after later time then overall India. This was the time
which was, we can say, it was the master stroke played by the रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सक्सेस, और यही फाउंडेशन बनाता है रॉबर्ट क्लाइव। आपने सुना होगा, रॉबर्ट क्लाइव वाज द मैन हु वाज द रियल लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। जैसे उसके बारे में कहा जाता था ना, अपना अल्बुकर्की के बारे में, तो वही से वैसे ही हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब क्या होता है? बेसिकली दीवानी राइट्स है क्या? देखो, दीवानी राइट्स मतलब टैक्स कलेक्शन राइट्स, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। अब वो हमारे पास है, और नेम सेक के लिए आप राजा बने रहो। तो ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम भी ये बंगाल में फिर इन्होंने खेला था, तो ये सिस्टम भी इन्होंने ही स्टैब्लिश करा। इनको ये यहाँ पे सबक मिल गया ब्रिटिशर्स को कि आप एक काम करो कि कन्फ्लिक्ट का फायदा लो, कन्फ्लिक्ट का फायदा लो मतलब एडवांटेज लो। ठीक है, दो इंडियन राजा है, इंडिया इसीलिए तो गुलाम बन पाया बिकॉज ये लॉबी जो है ना, आपस में ही मर रहे थे, लड़ रहे थे इनकी वजह से। तो ये इंडिया की ये जो जो छोटे छोटे किंगडम थे ना, इन्हीं आपस में ही लड़ा दिया। इसके बाद इन्होंने इसका फायदा उठाया और एडवांटेज लेते हुए धीरे धीरे डोमिनेट किया इंडिया को। तो यहाँ पे जो ये दीवानी राइट बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, बहुत बुरी तरीके से ये ग्रैंड अलायंस हारता है। फिर एक सेकेंड, हाँ, फिर दीवानी राइट्स इसे मिलता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में होता है। नॉमिनल रूल भले ही चलता है किसका, मुगल एम्पायर का, लेकिन अच्छा एक बात याद रखना, क्योंकि मुगल एम्पायर का नॉमिनल रूल तो चल रहा था, इसलिए लोगों के बीच में इनकी श्रद्धा थी, है ना, लोग इनको मानते थे मुगल एम्पायर को। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने भी डायरेक्टली इन्हें कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने भी उनका सम्मान किया है। इसलिए यहाँ पे शाह आलम को इन्होंने सम्मान किया और इनके थ्रू राइट लिया किसका, ओवर दी रेवेन्यू और सिविल जस्टिस, दीवानी राइट्स। ठीक है ना, कहाँ कहाँ का, बंगाल का, बिहार का और ओडिशा का। उस समय ओडिशा को ओडिशा नहीं बोलते थे, ओडिशा बोलते थे। सो ओडिशा, बिहार एंड बंगाल, यहाँ का राइट मिल गया। ठीक है ना, अब जैसे ही राइट मिला, उन्होंने डबल गवर्नमेंट सिस्टम स्टैब्लिश करा, दो तरफा। एक तरफ तो पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखी, लेकिन बाकी चीजें राजा के लिए छोड़ दी। तो मतलब रेवेन्यू और सिविल जस्टिस अपने हाथ में रख के बाकी नेम से एक राजा को दे दी। तो कुछ भी ब्लेम होता था तो राजा को बोला जाता था। तो ये डबल पॉलिटिक्स ये यही खेलते थे, यही स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था रॉयल दस्तक 1717, फारूक सियार, याद आया? फारूक सियार ने रॉयल दस्तक दिया था किसको, कंपनी को। लेकिन अब इसका लिंक समझो कि हुआ क्या। एक तरफ तो रॉयल ये बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी से इन्होंने धीरे धीरे डोमिनेशन स्टार्ट कर दिया, दीवानी राइट्स मिल गई। इधर दूसरी तरफ क्या कर रहे थे, जो इनको ये रॉयल दस्तक पास इशू जारी हुआ था ना, इसके थ्रू ये क्या करने लगे कि कंपनी के जो ये ऑफिशियल थे, ऑफिसर्स थे ना, ऑफिशियल मतलब ऑफिसर्स जो थे ना, ये मिस यूज करने लगे। मतलब ये कंपनी को ट्रेड फ्री का मतलब टैक्स फ्री था, लेकिन अगर कंपनी का मैं ऑफिसर हूं, सपोज अगर मुझे अपना पर्सनल ट्रेड करना है तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एज अ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सिस्टम था रॉयल दस्तक का। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हुआ क्या, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने जारी कर दिया रॉयल दस्तक पर्सनली। अब अपने लिए ट्रेड में भी ये पर्सनली यूज करने लगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, इट वॉज मिस यूज बाय द कंपनीज ऑफिशियल्स। ठीक है ना, कैसे, क्या हुआ, देखो सपोज ये मार्केट है, अब कंपनी के ऑफिसर्स जा रहे हैं कंपनी का प्रोडक्ट लेकर सेल करने। ठीक है, सपोज वहां पे ये साथ में अपना भी लेके जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो अपना दस्तक, अपने ट्रांसपोर्ट के लिए भी दस्तक इशू करने लगे। अपनी पर्सनल चीजें मतलब अपना जो पर्सनल ट्रेड करते थे व्यक्तिगत तौर पे, उसके लिए भी दस्तक इशू करने लगे, जिससे वो मतलब टैक्स ना देना पड़े। फिर जब ये मार्केट को डोमिनेट कैसे करते थे कि लोकल पीपल जो थे उनको कहते थे कि आप हमको वो दो, क्या, रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल चीप। ठीक है ना, सॉरी ये क्या लिख दिया, हाँ, तो रॉ मटेरियल जो है ये चीप दाम में दो, सस्ते दाम में प्रोवाइड करो। और जो इनके रेवेन्यू कलेक्टर्स थे ना, ये मतलब ये टेरराइज करते थे किसको, लोकल्स को मार्केट में जाकर के टेरराइज करते थे। और कहते थे कि जब मार्केट में खड़े हो जाएं, ये कुछ सामान बेच रहे हैं, तो सपोज दिस इज द मार्केट,
यहाँ पे ये अपने सामान को पहले प्रमोट करते थे, तो बोलते थे कि ये ले लो, ये ज्यादा सस्ता है, कंपनी से भी सस्ता है, इस टाइप से कुछ चीजें बता करके ये सेल करते थे। रॉ मटेरियल को ये चीप में लिया करते थे, डोमिनेट करते थे। रेवेन्यू कलेक्टर जो आते थे वो टेरराइज करते थे, धमकाते थे, मतलब डोमिनेट करते थे धीरे धीरे। तो एक डर का माहौल था। धीरे धीरे ये मिसयूज हुआ। अब ये कंपनी में ध्यान कम, अपने पर्सनल ट्रेड में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी चली गई लॉस में। मतलब कंपनी को चलाने के लिए, मतलब इनके पास पैसा कुछ कम हो गया, क्योंकि ये पर्सनली नवाब बन गए थे। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जब नवाब रिटायर, मतलब ये जो ऑफिशियल्स थे ना, ऑफिशियल्स जब ये रिटायर होके जाते थे कहाँ, यूके, तो यूके में जब ये रिटायरमेंट के बाद जाते थे तो इन्हें कहा जाता था दे आर द नवाब्स ऑफ इंडिया। नवाब की जिंदगी जीते थे, क्योंकि खूब पैसा होता था, यहाँ के लूट के जाते थे, वहीं रहते थे। तो इसलिए इन्हें नवाब की पदवी भी दी गई, मतलब बोलते थे लोग वहां यूके में, ब्रिटेन में, आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये जो मिस यूज हुआ ना, इसका रिजल्ट क्या हुआ अब समझो। अब आप लिंक करना कि कैसे, अब आप टोटल समझ सकते हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कैसे बढ़ रही है। क्योंकि ऑलरेडी बैटल ऑफ बक्सर से, बैटल ऑफ प्लासी से ये डोमिनेशन मिल गया है, राइट्स मिल गए हैं, धीरे धीरे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली ये एंटर कर रहे हैं हमारी पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझो, हिस्ट्री का पार्ट तो हो गया, अब हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग आप लिंकेज समझ सकते हो कि कैसे लिंक करें। तो आप समझ रहे हो कैसे इंग्लिश जो थे धीरे धीरे डोमिनेट करेंगे। आप इस रिजल्ट को समझो, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। रिजल्ट, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है कहां, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये जाके बोलते हैं कि सर हमें सिर्फ आप 1 मिलियन पाउंड, ओनली, आज की डेट में तो बहुत कम है यार, है ना, ओनली 1 मिलियन पाउंड आप हमें लोन दे दो, डेट दे दो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है बेटा, देते हैं तुम्हें डेट। उनको भी चाहिए था मौका। अच्छा ये याद रखना कि जो मोनोपोली थी ना 15 साल की दी थी, ये लेटर कुछ बाद में इन्होंने चार्टर ला करके इसे और एक्सटेंड कर दिया था, एक्सटेंडेड, ठीक है ना। तो जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाते हैं, तो इन्होंने मांगा 1 मिलियन पाउंड। इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला, इन सिंपल वर्ड, देखो ऐसे लिखा नहीं था लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसे बोला होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो समझने के लिए आप समझो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ठीक है बेटा, हम आपको देते हैं 1 मिलियन पाउंड, ठीक है, लेकिन इसके बदले में हम आपको, क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स, अच्छा ये हुआ क्यों कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों बोला रेगुलेट करने के लिए, इन्होंने बोला कि हम आपको कंट्रोल और रेगुलेट करने की पावर लेंगे इन इंडिया। अच्छा अब ये क्यों बोला, ये थोड़ा समझ लो आप। देखो जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे 1773 तक बढ़िया चल रहा था ना, तो ये क्या करते थे कि ये जाते थे यहाँ से सामान खरीद के इंग्लैंड में, वहां पे ऑलरेडी 2 गुना 3 गुना दाम में बेच रहे हैं, खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं ना। तो प्रॉफिट कमाते थे, तो जो अदर कंपनियां थी ना, जो अदर ब्रिटिश कंपनी थी, ट्रेडर्स थे, वो ना इनसे जेलस फील करते थे, बहुत जेलस फील करते थे। क्योंकि यार ऑफ कोर्स उनका जो बेस, मतलब जो पर्सनल जो बेनिफिट था वो लॉस में जा रहा था, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो घाटे में थे, और क्योंकि उनको मोनोपोली मिली थी तो ये जा भी नहीं सकते थे। तो ये बहुत जेलस फील करते थे। इन्होंने बहुत प्रेशराइज किया पार्लियामेंट को कि आप नहीं, आप मोनोपोली हटाइए, आप इनको डोमिनेट कीजिए। इन्होंने बहुत बार ये भी कोशिश करी कि करप्शन के चार्जेस बताए कि आपके बहुत ऑफिसर्स करप्ट हैं इंडिया में, बहुत करप्शन करते हैं। तो इनका एक प्रेशर था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, और बस ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बस ताक लगाए हुए बैठी थी कि बस एक मौका मिले फिर हम इनको बताते हैं। और वो मौका मिला इनको 1773 में, आफ्टर दिस, जब इन्होंने 1 मिलियन पाउंड का डेट मांगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका फायदा उठाते हुए बोला ठीक है, हम आपको देते हैं 1 मिलियन पाउंड, लेकिन हम आपको कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे इन इंडिया। वी विल कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। समझ रहे हो बात को। और फिर इंट्रोड्यूस्ड होता है क्या, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कि चलता है ऑलमोस्ट 2-3 बार आया ये 1858 तक। इसकी पॉलिसी क्या थी कि ये हर प्लस 20 ईयर्स में, हर 20 साल में ये इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को रिवाइज करेंगे, ये देखेंगे कि क्या बदलाव करने की जरूरत है ना।
और इस पॉलिसी को क्या कहते हैं? देखो मैंने पहले ही बताया कि मतलब एक तरफ वो पैसे दे रहे हैं और एक तरफ पावर्स ले रहे हैं कंट्रोल करने की। इसको कहते हैं क्विड प्रो क्यो। व्हाट इज क्विड प्रो क्यो? इट इज द एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। एक तरफ तो 1 मिलियन पाउंड दे दिया, ठीक है ना, 1 मिलियन। एक तरफ ले लिया क्या? पावर टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। समझ रहे हो बात को? दिस इज कॉल्ड द एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। दैट इज कॉल्ड द क्विड प्रो क्यो पॉलिसी। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसमें 20 साल में टर्म्स एंड कंडीशन उसकी रिवाइज करने की कंडीशंस थी कि हर 20 साल में वो रिवीजन करेंगे किसका, टर्म्स एंड कंडीशन का, कि क्या बदलाव करने की जरूरत है एज पर द टाइम। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फीचर जरूर याद कर लेना। फीचर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट एज वेल एज जितने भी यहाँ पे एक्ट आएंगे अभी मैं बताऊंगा आपको वो। ठीक है, अब आप समझो थोड़ा सा रेगुलेटिंग एक्ट। सो दिस ही वॉज द मैन, आप देख सकते हो, ही वॉज द वॉरेन हेस्टिंग। अब ये वॉरेन हेस्टिंग कौन है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। देखो आप समझना, दिस इज, ये थोड़ा रफली है, आप समझो कि दिस इज द इंडिया मैप। ठीक है ना, साउथ इंडिया मैप। आप ओवरऑल मैप देख सकते हो, ये थोड़ा रफली मैप है। ये है बॉम्बे। एक सेकंड, कलर चेंज कर देते हैं इसका। हाँ, ये है बॉम्बे। ठीक है, मैंने यहाँ बताया है बॉम्बे। ये है बंगाल। इस समय तक यहाँ पे इनकी 3 प्रेसिडेंसीज बन चुकी थी। मद्रास, आप समझ सकते हैं, मद्रास है ना, फ्रेंच से कब्जे में ले लिया था। बंगाल आपने देखा है, बैटल ऑफ बक्सर। और बॉम्बे भी इनके कब्जे में था आफ्टर मराठास। ठीक है ना, मराठास जब ये वो था, क्या बोलते हैं आपका, जो इनका लास्ट पेशवा था, सॉरी अभी मैं नाम बोल रहा हूँ, तो उसके बाद इन्होंने इसको भी डोमिनेट किया। तो ये 3 प्रेसिडेंसीज थी, ठीक है ना, इनकी, जहाँ पे इनका फैक्ट्री थी, 3 इनको हम कह सकते हैं, यहाँ पे इनका डोमिनेशन था। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनका सेंट फोर्ट विलियम जो था कोलकाता में, और सेंट फोर्ट जॉर्ज ये मद्रास में था, है ना, सेंट फोर्ट जॉर्ज, सेंट फोर्ट विलियम। तो यहाँ के जो गवर्नर जनरल होते थे ना, और गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, ये तीनों क्या थे, अलग अलग थे, इंडिपेंडेंट थे, अपने अपने एरिया को संभालते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। लेकिन जैसे ही ये बना फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और क्योंकि इन्हें पहले ही खबर थी कि करप्शन बहुत हो रहा है, इसीलिए आपने सुना भी होगा, रॉबर्ट क्लाइव को भी बुलाया गया था संसद में ये बताने के लिए कि उनकी प्रॉपर्टी कैसे आई, करप्शन के चार्ज लगे थे, और फिर समहाउ वो, उन्होंने बाद में ऐसा कहा जाता है कि वो उन्होंने इसीलिए फांसी बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने से सुसाइड किया किसी तरह, और फिर वो मरे। तो ये भी था। तो इन्होंने क्या किया ये सबको रोकने के लिए, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना, ही वॉज एट दैट टाइम वॉरेन हेस्टिंग, उसी को बना दिया गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना, इसे बना दिया आपका, एक सेकंड, इसे बनाया गया आपका पूरा गवर्नर जनरल। क्या हो रहा है यार? हाँ, इन्हें बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इंडिया से आपको कंफ्यूजन में होगा कि जब यार 3 ही 4 जगह थे, या और भी जो जगह था इनका, वहां पे ये ओवरऑल इंडिया के कैसे बन गए? तो मेरे दोस्तों सुनो ध्यान से, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेशन है, जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, जहां पे उसका एरिया है, उस एरिया को ओवरऑल इंडिया में कौन संभालेगा? गवर्नर जनरल। एंड गवर्नर जनरल का नया ऑफिस क्रिएट किया गया बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो फर्स्ट फीचर क्या था इसका? दैट द गवर्नर जनरल्स न्यू ऑफिस वॉज क्रिएटेड, एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मीन्स लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बनाए गए गवर्नर जनरल ऑफ ऑल द इंडियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया कंपनी, ऑफ द इंडिया, ठीक है ना, ऑफ द कंपनी। मतलब थोड़ी आप एक बार और समझ लो, देखो जैसे ये एरिया है इंडिया, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इंडिया है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब
यहाँ पे ये बंगाल था, तो बंगाल के गवर्नर ऑफ बंगाल को ओवरऑल जहां जहां एक दो तीन सपोज ये है, तो इन सब का कंट्रोल ओवरऑल किसे दे दिया गया, गवर्नर जनरल का नया ऑफिस निकाल करके इन महाशय को, यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया ऑफ द कंपनी वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, अब जो ये अदर टू थी, ये क्या, इनका क्या हुआ, बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे, इन्हें कह दिया गया कि आप सबऑर्डिनेट करेंगे इन साहब को, यानी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को। तो अदर टू गवर्नर्स ऑफ द बॉम्बे एंड द मद्रास सबऑर्डिनेट टू दी हिम, हिम मतलब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इनको याद रखना है आपको। तीसरा, ही ऑल्सो ही बोल दिया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ऑल्सो क्रिएटेड द एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब 4 मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसमें ये भी थे, ये 2 गवर्नर जनरल, ये और एक और। ठीक है ना, तो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की ये बॉडी बनाई गई। और आप बिलीव करो, इसमें एक पॉलिसी थी शुरू में कि गवर्नर जनरल को अगर अपनी बात मनवानी है, कोई भी ऑर्डर इशू करना है, इन साहब को अगर कोई भी ऑर्डर इशू करना है, कोई भी फैसला करना है ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो इनको क्या करना था, एटलीस्ट मेजॉरिटी पावर चाहिए होती थी। वोटिंग सिस्टम था, 4 मेंबर्स में वोटिंग में मेजॉरिटी चाहिए थी, समझ रहे हो आप। लेकिन ये जब इन्होंने ऐसा किया, तो आप समझ रहे हो कि जब ये बॉम्बे था और ये मद्रास, तो इन्होंने शुरू शुरू में क्या हुआ कि इनकी बातों को बहुत सीरियसली लिया नहीं, है ना, ये तैयार ही नहीं थे। इसीलिए जब ये बॉम्बे का युद्ध हुआ किससे, ये आपके होलकर से, मराठा जो एम्पायर था मराठा, तो इनसे जब इनकी लड़ाई होती है ना, तो ये बहुत बुरी तरीके से वे गवर्नर यहाँ के हारते हैं। फर्स्ट आप जब पढ़ेंगे मराठा एम्पायर, मतलब जब एंग्लो आप पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वॉर, उसमें जब ये जो होलकर्स थे ना, उनसे बहुत बुरी तरीके से इनकी हार होती है मराठा एम्पायर से, किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि इन्होंने इससे बिना कंसल्ट करे हुए ही सीधे ही मतलब लड़ाई करी, और ये बहुत बुरी तरीके से हारे। और उसके बाद ये आते हैं मिस्टर इनके पास बंगाल में और कहते हैं कि नहीं हुजूर, बस अब आप जो कहेंगे वही होगा। फिर दोबारा जाते हैं बंगाल की तरफ से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और फिर ये डिफीट करते हैं किसको, मराठा एम्पायर को। तो लिंकेज समझ रहे हो आप कि क्या होता है, कि इस एक्ट को ये बहुत सीरियसली लिया नहीं इन्होंने। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी जो थी इनको असिस्ट करने के लिए, यही नहीं मान रहे थे। फिर बाद में समहाउ दे, जब उनका लड़ाई हुआ जो जैसा मैंने अभी बताया, तो फिर ये इसको मानने के लिए बाध्य हुए। तो ये क्या था, जब ये एक ओवरऑल आप इसको प्रोसेस को यहाँ पे समझो, एक सेकेंड, हाँ, तो ओवरऑल आप इस प्रोसेस को समझ सकते हो कि ये स्टेप था, क्योंकि बंगाल मद्रास है ना, इनको सबऑर्डिनेट किया बंगाल की तरफ। तो आप ये समझ रहे हो, दिस वाज द स्टेप ऑफ द फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण हम कह सकते हैं। तो ये केंद्रीयकरण का पहला स्टेप था, जब बॉम्बे को मद्रास को आपने बंगाल की तरफ शिफ्ट किया, मतलब सबऑर्डिनेट किया। तो दीज वर द 3 फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब अगला समझते हैं, व्हाट वाज द फोर्थ फीचर ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो चौथा ये था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने स्टैब्लिश करा 4 जजेस के सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इन 1774। 1773 में आया था, लेकिन स्टैब्लिश कब हुआ ये, 1774 को। कहां पे, कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है, 3 जजेस थे इसमें और एक सीजेआई थे, सीजेआई यानी चीफ जस्टिस, या तो चीफ जस्टिस थे, हाँ, एक चीफ जस्टिस थे। और पहले चीफ जस्टिस कौन बने, एलिजा एम्फे, जो भी प्रोनाउंसिएशन है आप देख लेना। तो एलिजा एम्फे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया हम कह सकते हैं, है ना। तो 3 जजेस की इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाई, एक सुप्रीम चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। ठीक है ना, फर्स्ट जज कौन था, एलिजा एम्फे। पांचवा इनका क्या था, कि हर ऑफिसर्स को जब भी रिटर्न हो, क्योंकि मैंने अभी बताया कि मेन इन पे करप्शन के चार्जेस लगते थे और इन्हें नवाब भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत एक प्रॉपर्टी एक्वायर करके जाते थे, बहुत लूट के गए यार।
मतलब सोने की चिड़िया, आप समझ रहे हो, इसीलिए कहा जाता था कि खैर। तो every officer to return England, when they return England after the retirement, they had to provide the statement of the properties that was acquired by them by India, in India, ठीक है ना। ये क्यों किया? टू स्टॉप द माल प्रैक्टिसेस और द करप्शन चार्जेस और करप्शन इन इंडिया, बट दिस वाज ओनली जस्ट अ नेम सेक। ये बना तो दिया था लेकिन कोई प्रोविजन फॉलो कर नहीं रहा था। इसीलिए आप देखेंगे कि ये सब चीजें, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में बॉम्बे का मानने को तैयार ही नहीं था पहले, तो ये भी यहाँ पे मान नहीं रहा है। यहाँ पे ये भी चीजें जब बस नेम सेक के लिए हैं और ये सब चीजें हुई, तो ये ज्यादा चला नहीं, इसको फॉलो किया नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो ये फेल हो जाता है आगे। अच्छा, एक बीच इस बीच और ये चीज हुई कि ये जो सुप्रीम कोर्ट था ना, और ये जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, ये दोनों कंट्रोल करते थे कंपनी को। अब ये दोनों कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स जब दो संस्थाएं, दो ऑर्गेनाइजेशन, एक सुप्रीम कोर्ट और एक इनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, दोनों कंट्रोल करेंगी ओवर द वन कंपनी, तो इनके बीच में आपस में ही मतभेद हो जाएंगे, कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे ही, ऑफ कोर्स इट इज द बेसिक नेचर ऑफ एनीथिंग, ठीक है ना। तो ये हुआ, तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, ये देखिए। Till now, the Governor General and the Supreme Court both can control the company. बट जब इनके बीच में डिस्प्यूट उठा, तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने सेटलमेंट एक्ट लेकर आए 1781 में। सेटलमेंट एक्ट में बेसिकली कुछ नहीं था, बस इन्होंने पावर डिस्ट्रीब्यूट करी। इन्होंने जस्ट इतना बोला कि भैया सुप्रीम कोर्ट, आप अपना अपना सिर्फ न्यायालय ज्यूरिस्डिक्शन देखो और एग्जीक्यूटिव बॉडी को अपना काम करने दो। दे जस्ट सेपरेटेड द सुप्रीम कोर्ट एंड द एग्जीक्यूटिव बॉडी। आप यहां पे एक चीज समझ सकते हो कि हमने यहां से क्या सीखा, वॉट द लेसन्स वी हैव लर्न फ्रॉम दिस इवेंट और दिस इंसिडेंट, दैट द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781, एंड दैट वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। लिंकेज समझो, लिंक समझो। यहां पे हमने समझा कि हम यहां पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट भैया आप अपना काम देखिए, सिर्फ आप अपना ज्यूरिसडिक्शन काम देखेंगे, कहां का? जुडिशरी वाला फंक्शन देखेंगे, ना कि आप एग्जीक्यूटिव बॉडी में दखल देंगे, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये इस एक्ट से इनकी पावर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब पावर डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां से ये डॉक्ट्राइन एस्टैब्लिश होती है, इवॉल्व होती है, हम कह सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो मैंने पहले ही बताया था कि किसी को, जितनी भी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर है, इनकी पावर को सेपरेट करना। बट यहाँ पे हमने सिर्फ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर को सेपरेट किया। तो हमने जो सीखा ओवरऑल, दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस इवेंट और इंसिडेंट द सेपरेशन ऑफ पावर, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि आप अपना अपना काम देखें, कोई किसी के काम में दखल नहीं देगा, अदरवाइज कंफ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स बढ़ जाने के बहुत, ऑलमोस्ट 99.9% चांसेस रहते हैं, ठीक है। ओके, सो इट वाज द लेसन वी हैव लर्न फ्रॉम दिस। नाउ जब ये प्रोविजन हुआ, तो ये अलग कर दिया गया, ठीक है। अब मैंने बताया कि जब ये यहाँ पे पांचवा पॉइंट, every official to return England and provide the statement of the properties to stop the malpractices, ये भी फॉलो नेम से था, कुछ कर रहे नहीं थे, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी भी ढंग से काम कर नहीं रही थी और फॉलो कर नहीं रही थी। तो समहाउ जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स फॉलो नहीं किया इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट को, तो रेगुलेटिंग एक्ट अच्छे से चल नहीं पाया, कॉपरेट नहीं कर पाया, किसके, इन्होंने कॉपरेट नहीं करा इस एक्ट को, और ये फेल हो गया। समझ रहा हूं, ये था रेगुलेटिंग एक्ट। तो यहाँ पे 5 फीचर्स हैं इसके, जरूर से आप लोग याद रख लेना कि गवर्नर, मैं फिर जल्दी से रिपीट कर देता हूं, दैट फर्स्ट दे क्रिएटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द ऑफिस, न्यू ऑफिस, and subordinated to the other governor of the Bombay and Madras, to the Governor General of India, and also created a 4-member of executive body to assist the Governor General with the majority votes, but it was not succeeded
fully, and then also they established the 4 judges of the Supreme Court, and the 3 judges and the 1 CJI. First, the CJI or Chief Justice was the Eliza Mfe, and then fifth one, the every officials they had to when they had to return England, provide a statement to properties. So ये था एक brief intro, brief summary of what we had learned this time. Okay, जो हमने समझा अभी तक उसका एक ब्रीफ समरी था। अब देखो, जब ये चला नहीं, सेटलमेंट एक्ट के बाद भी ये जब चला नहीं रेगुलेटिंग एक्ट, तो इंट्रोड्यूस होता है पिट्स इंडिया एक्ट। बस ज्यादा नहीं, बस आज हम पिट्स इंडिया एक्ट को कवर कर लेंगे, फिर चार्टर एक्ट से हम कल पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में आगे समझेंगे, ठीक है ना। तो इसके इतना ब्रीफ ठीक भी रहेगा समझने के लिए, अदरवाइज ओवरलोड हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था थोड़ा डीप पढ़ेंगे तो क्या लिंकेज समझ में आएगी, हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी का दोनों लिंकेज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के बहुत सारे लिंकेज जो हैं अब समझ में आ रही होगी कि कैसे लिंक करना है इस चीज को। अगर आपको लिंक करने में डाउट हो, बिकॉज देखो यूपीएससी इज नथिंग बट इट इज अ एग्जाम ऑफ लिंकेज, एग्जाम ऑफ लिंकेज। अगर आप लिंक कर पा रहे हो तो यू विल क्रैक दिस एग्जाम इजीली, दैट्स इट, एंड दैट इज द डिमांड ऑफ द यूपीएससी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये रेगुलेटिंग एक्ट चला नहीं ना, तो फिर ये इंट्रोड्यूस करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट। देखो यहाँ पे अमेंडिंग एक्ट, जो सेटलमेंट एक्ट बताया ना, ये कुछ नहीं वही है, सेटलमेंट एक्ट को ही अमेंडिंग एक्ट भी बोलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट आता है बाय पिट्स द यंगर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द मैन। आप सभी देख रहे हैं, ही वाज, दिस इज द पिक्चर, ये है साहब पिट्स द यंगर, इनके ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट दैट टाइम, एंड इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट लॉन्च करा और भेजा 1784 में। इसके क्या फीचर्स थे हम इसे समझ लेते हैं इन ब्रीफ। व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। देखो, इन्होंने सबसे पहले एक बॉडी इस्टेब्लिश करी। विच बॉडी? देखो, डबल गवर्नमेंट सिस्टम इन्होंने खेला। देखो मैंने पहले ही बताया था, बहुत माहिर थे ये सब करने में। तो इन्होंने 2 बॉडी इस्टेब्लिश करी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है पहले समझते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है? देखो, ब्रिटेन में ये गवर्नमेंट है ना, कंपनी के ऊपर या ओवर द कंपनी, एक सेकेंड, इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द कंपनीज सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ इंडिया। मतलब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी ना, कोड ऑफ डायरेक्टर भूल जाना अभी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स देखो, तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी ना, इसमें इन्होंने क्या किया, इसके थ्रू एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की एक वो बनाई, क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का एक पैनल बनाया। उसमें ये देखेगा, वो देखता था पॉलिटिकल अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब सिविल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स एंड रेवेन्यू अफेयर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है ना, इसको ये देखता था। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ना, इसका क्या काम था उसको समझते हैं। देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में ओवरऑल 24 मेंबर्स थे, ठीक है, 24 मेंबर्स थे, जिन्हें एनुअली इलेक्ट किया जाता था, है ना, बाई किसके द्वारा? शेयर, यहां लिख देते हैं, शेयर होल्डर्स। देखो, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर कौन, मतलब देखो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे ना, जिनकी साझेदारी थी कंपनी में, उनके द्वारा 24 मेंबर हर साल एनुअल बेसिस पे इलेक्ट किए जाते थे, उन्हीं में से इलेक्टेड, ठीक है ना, इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। और ये कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को देखते थे, कंपनी में काम कैसे होगा, रेगुलेशन कैसे होंगी, कंपनी का जो ये कमर्शियल अफेयर था ना, ट्रेडिंग का,
इसको कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्शन। तो देख रहे हो यहां पे भी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अलग कर दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सीधे पॉलिटिकल, मिलिट्री, ये आपका सिविल, रेवेन्यू, इसके बारे में देखेगा, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये देखेगा कमर्शियल अफेयर्स। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट, इसको जरूर याद रख लेना, ठीक है। तो दिस वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डबल गवर्नमेंट सिस्टम। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई पता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटरी था ना इन इंडिया में, जितनी भी टेरिटरी पे ईस्ट इंडिया कंपनी मौजूद थी उस समय भारत में, वो कहलाएगा ब्रिटिश पोजीशन। ब्रिटिश पोजीशन मतलब वो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आएगा, उसके एकाधिकार में आएगा, और यहां से टोटल हम कह सकते हैं गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हो जाता है, इन्फ्लुएंस इन इंडिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन ने क्या बोला कि जितनी भी टेरिटरी में इंडिया की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मौजूद है, दैट टेरिटरी विल बी नाउ नोन एज द ब्रिटिश पोजीशन। इट मींस ये ब्रिटिश पोजीशन का पार्ट है, ठीक है। तो दिस वाज द वन मोर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द व्हाट टू से फीचर ऑफ द ये पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। हाँ, अब समझते हैं इसका तीसरा फीचर। एक समझा हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा हमने समझा ये वाला ब्रिटिश पोजीशन। अब तीसरा इसका फीचर समझो कि कंपनी को मोनोपोली बरकरार रखा और बढ़ा दिया, ठीक है ना। कंपनीज मोनोपोली फॉर ट्रेड एक्सटेंडेड, ठीक है, और बढ़ा दिया कि ठीक है कंपनी ही, यही कंपनी का मोनोपोली होगा, ठीक है। तो ये तीसरा फीचर ये था। अब चौथा फीचर देखते हैं, अगला क्या था चौथा फीचर? चौथा फीचर ये था कि देखो मैंने बताया था ना कि विलियम हॉकिंस की बात नहीं मानी इसने, गवर्नर ऑफ बॉम्बे ने, और फिर हारना पड़ा, फिर बाद में उन्होंने मानी। तो अब इन्होंने ये वोटिंग वाला सिस्टम था ना, उसको हटाकर इन्होंने क्या किया, कॉर्नवालिस आए, कॉर्नवालिस उस समय आए गवर्नर जनरल, और इनको 1785 की बात है ना ये, तो 1785 में इन्होंने क्या किया कि इन्हें पावर दी गई कि ही कैन ओवर व्हाट टू से रूल या ओवर रूल हिज काउंसिल। वो जो बनाई गई थी ना काउंसिल, उसको बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे इमरजेंसी में आप ओवर रूल कर सकते हैं, और फिर इसके बाद से सभी गवर्नर जनरल को ये पावर दे दी गई। लेकिन स्टैब्लिश मतलब स्टार्टिंग किया गया इसी पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, जब कॉर्नवालिस आते हैं 1785 में। तो ये याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो जितने भी मेन इंपॉर्टेंट फीचर है वही हम देख रहे हैं, डोंट वरी। तो ये सब हुआ, ठीक है ना। तो 4 अभी तक हमने ये देखा। अब गवर्नर जनरल जो था, ही कैन ओवर रूल his council in important matter, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैटर में वो अपनी बात मनवा सकता था, उसके पास ये पावर था इसके थ्रू। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अब आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आज की क्लास। तो कैसा लगा, हाउ वॉज द क्लास, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और यू कैन मेल मी mvivekmisra024@gmail.com, ठीक है। तो आगे का डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना खूब ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।